मेरा नाम है कुसुम ऊंटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊंटवाल। अब तक मैं आपको शिवाजी महाराज की कहानियाँ बता रही थी और उनके कुछ साथियों की वीरता की कहानी मैं आपको सुना रही थी। अभी आगे का विषय है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के पुत्र है। तो आज की जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको जो विषय बताने वाली हूँ उसमें एक स्वामी भक्त की कहानी है। पति के और पत्नी के भरोसे की कहानी है और एक पिता पुत्र के भरोसे की कहानी है। और इसमें अपने राज्य के लिए एक स्वामी भक्त जिसका शिवाजी महाराज पर बहुत भरोसा है और वो बचपन से ही शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुन सुन के ही बड़ी हुई है। तो श्री छत्रपति महाराज की जान बचाने के लिए वो क्या क्या करती है और क्या क्या त्याग करती है, उसकी हम कहानी आज सुनने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आधी रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज तो गोंदू की आंखों में नींद भी नहीं आ रही थी। पीपल के पत्तों में से डालियों में से सरसर आवाज़ें आ रही थी और पीपल के पत्ते और उनकी डालियों में से गोंदू गोंदू इस कैरेक्टर का नाम है गोंदू। गोंदू वो लड़की जिसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। पीपल के पत्तों की और पीपल के फलों की टप टप छत पे गिरने की रात को आवाज़ आ रही थी। रात की खामोशी में यह आवाज़ ज़्यादा ही कुछ महसूस हो रही थी। हवा सरसर आवाज़ कर रही थी। पीपल के छोटे छोटे फल छत पर गिर के ज़्यादा ही ज़ोर से टप टप आवाज़ कर रहे थे। गोंदू इस कड़वट से उस कड़वट पर रात भर लगातार कड़वट बदल रही थी। उसके हाथ की मेहंदी भी अब तक उतरी नहीं थी। कुछ आधा पौन महीना ही हुआ था उसकी शादी को। घर के मंदिर के पास उसकी सास सोई हुई थी। गोंदू उसके पलंग पर लेटने ही वाली थी, तभी उसे उसके पति के दबे पैरों की आवाज़ सुनाई दी। गोंदू को कुछ विचित्र ही लग रही थी। गोंदू को कुछ विचित्र ही लग रही थी। घर के मंदिर के दिए भी अब बुझ चुके थे। बाजू के कमरे से सास के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात भी बहुत हो चुकी थी, पर उसके पति के आने का कोई भी पता नहीं था। आज की रात भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी उसे महसूस हो रही थी। वो उठकर आंगन की ओर गई। उसने एक मशाल जलती हुई देखी। कुछ लोग वहां पर राज की बात कर रहे थे। आंगन में उसका ससुर कुछ चिंतित बैठा हुआ दिखाई दे रहा था और उसके ही सामने गोंदू का पति बैठा हुआ था। वो उसके पिता की ओर नज़र गड़ाकर देख रहा था और कुछ अनजान लोग भी वहां पर खड़े हुए थे। वो सब मिलकर कुछ बात कर रहे थे। गोंदू की मौसी रायगढ़ में ही रहती थी। वो कभी कभी रायगढ़ में अपनी मौसी के घर आकर रहा करती थी। बचपन से ही राजघराना, राजकारण, युद्ध नीति, मुहिम, इन बातों की उसे जानकारी थी। वो अच्छी तरीके से इन सब बातों को समझती थी। शिवाजी महाराज पर उसकी भक्ति थी। कोंढाना किला जीतने के वक्त तानाजी शहीद हो गए। शिवाजी महाराज ने किला कमाया पर तानाजी को गवा दिया। इस तरीके से कलेजे को चीरने वाली खबर गांव में हमेशा ही फैलती रहती थी। सब तरफ दुखों का माहौल फैल जाता था। बचपन से ही वो इस तरीके की खबरों को बड़े ध्यान से सुना करती थी। तानाजी का मृत शरीर लाते हुए खुद शिवाजी महाराज ने अर्थी को कंधा दिया था। इस तरीके से बातें उसने बचपन से सुनती वो आ रही थी। वो इस तरीके की बातें कभी भूल नहीं पाती थी। जिस तरीके से किसी किले का आधार स्तंभ गिरने से वो किला कमजोर हो जाता है, वैसे ही तानाजी की मृत्यु से शिवाजी महाराज जैसे धैर्यवान पुरुष भी अपना धैर्य हिम्मत खो चुके थे। इस दुख में लोगों के जैसे बाढ़ी आ जाती थी।
ये सब घटना गोंदू गोंदू के दिल में घर कर चुकी थी। गोंदू के बचपन की घटना गोंदू के दिल में जवानी तक भी वो सब बातें यादें वैसी ही मौजूद थी, वो भूल नहीं पाती थी। वीर पुरुषों की बलिदानों की बातें गोंदू भूल नहीं पाती थी। जरा जरा कर कर रात भी खत्म होती जा रही थी, पर उसका पति अब तक कमरे में आया नहीं था। शंका कुशंका की चींटियां भी गोंदू के विचारों की शक्ति को खत्म करती जा रही थी। गोंदू को नींद भी नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर से वो फिर उठी। उसका ससुर त्र्यंबक राव और उसका पति निवास राव, उसके तीन अनजाने लोग उनके साथ बातचीत अब तक कर रहे थे। उनकी बातें अब तक खत्म नहीं हुई थी। गोंदू दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और देखने लगी। तब उसने सुना कि उसका ससुर जोर जोर से हंस रहा था, कह रहा था, बस कल का दोपहर होने तक की देर है, उसके बाद शिवाजी भोसले का होली का त्यौहार मातम में बदल जाएगा। शिवाजी भोसले को मारने के लिए जाल फैलाया गया है। जगह जगह पर हथियारबंद आदमी बैठाए गए हैं। बस शिवाजी भोसले का अंबारी में बैठकर आने की देर है। होली के रंग खेलते हुए लोगों के बीच हम घुसकर उस पर हथियारों से हमला कर देंगे। उसे जगह पर खत्म कर देंगे। त्र्यंबक राव से निवास राव ने पूछा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? त्र्यंबक राव बोला, अगर कुछ हुआ तो बहादुर ने किले पर जाकर खान साहेब से बातचीत कर ली है। 12 कट्टर लड़ाऊ योद्धा पहले से ही रायगढ़ जा पहुंचे हैं। एक बार शिवाजी महाराज खत्म हो गया तो विजय की निशानी के तौर पर तोफ की आवाज की जाएगी। बाद में सब चुपके से वहां से भाग जाएंगे। रायगढ़ के साथ ही सभी मराठों की नाक भी कट जाएगी। हम गोंदू का ससुर बड़े ही आत्मविश्वास से सबसे बातचीत कर रहा था। त्र्यंबक राव का बेटा गोंदू का पति विजय की आशा से त्र्यंबक राव के ओर देख रहा था। गोंदू ये सब को सुनते ही बहुत डर गई। उसका गला भी सूख गया था। अब उसे उसकी सांसों की आवाज से भी डर लगने लगा था। इस भयंकर उद्देश्य से वो उसके सांस की आवाज से भी डरने लगी थी। इस भयंकर उद्देश्य से उसका जी घबराने लगा था। उसे सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी थी। डरने की वजह से उसने उसके मुंह में साड़ी का कपड़ा मुंह में घुसा लिया और वो शिवाजी महाराज को ये सब बताने के लिए, शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए रायगढ़ की ओर दौड़ने लगी। उसने अपने पैरों को हवा की गति से दौड़ाने लगी। बंधे हुए घोड़े में से 60-70 घोड़ों में से उसने एक तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े को चुना और उस पर गोंदू सवार होकर दौड़ने लगी। हवाई गति से वो जाने लगी। देखते ही देखते वो किले के दरवाजे पर आ पहुंची। अब सवेरा भी खत्म होने लगा था। वो दरवाज़ा जोरों जोरों से बजाने लगी, कहने लगी, दरवाज़ा पीटने लगी, खोलो, दरवाज़ा खोलो, शिवाजी महाराज के जान को खतरा है, दरवाज़ा खोलो। ऐसा कह कर वो जोर जोरों से चिल्लाने लगी। शिवाजी महाराज की जान खतरे में है, शिवाजी महाराज की जान खतरे में है, शिवाजी महाराज को बचाना है। ऐसा कह के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, खोलो। तब एक सिपाही आया, उसने दरवाज़ा खोला और वो उससे पूछने लगा, कौन है तू, कहाँ से आई है, किस लिए आई है, क्या काम है तेरा, चल यहाँ से चली जा। वो सिपाही उसे भगाने लगा और उसे अंदर शिवाजी महाराज से जाने नहीं देने लगा। वो उसे कहने लगा, क्या तुझे शिवाजी महाराज का नियम पता नहीं है क्या? जो शाम को दरवाज़ा बंद होता है तो वो सवेरे जाकर ही दरवाज़ा खुलता है, चल भाग यहाँ से। उसने बहुत विनती की, हाथ पैर पड़े, पर उसकी एक बात न सुनी।
उसने वहां से जाने का नाटक किया और किले के छोटे से रास्ते से वो उस उस रास्ते से गोंदू उसने वहां से जाने का नाटक किया और छोटे रास्ते से वो जाने लगी। उधर वही दूसरी तरफ उसके ससुराल में गोंदू का ससुर उसके बेटे से बोला। वहां किसी जानवर के पैरों की आवाज सुनाई दी थी। त्र्यंबक राव ने निवास राव देखने लगे। उन्होंने देखा घर के पीछे का दरवाजा खुला था और घर में गोंदू भी नहीं थी और एक घोड़ा भी नहीं था। देखते ही वो समझ गए कि गोंदू ने हमारी सब बातें सुन ली है। हमारी सब बातें गोंदू ने सुन ली है और वो शिवाजी महाराज की एक बड़ी भक्त है। तो वो उसे शिवाजी महाराज को हमारी उद्देश्य की खबर दे देगी और हमारा उद्देश्य पूरा बिखर जाएगा। इस डर से वो गोंदू का पीछा करने लगे। त्र्यंबक राव और निवास राव दोनों उसके पीछे पीछे चले गए, गोंदू का पीछा करने लगे। गोंदू हमारा भयंकर उद्देश्य जान चुकी है, तो उसे रोकने के लिए वो उसका पीछा करने लगे। किले पर वो रायगढ़ किले की ओर गई होगी, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। उसका पति और ससुर दोनों उसके पीछे उसका पीछा करने लगे। शिवाजी महाराज के सिपाहियों को चकमा देकर गोंदू दूसरे रास्ते से किले के अंदर घुस गई। वो दूसरे रास्ते से किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गई, पर अंदर घुसते ही उसे दो सिपाहियों ने पकड़ लिया। गोंदू सिपाहियों से कहने लगी, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे जाने दो। सिपाहियों ने उसकी बात न सुनी। उसने फिर से हाथ पैर पड़े विनती की, पर सिपाहियों ने उसे नहीं जाने दिया। तू कौन है, कहाँ से आई है? और उसे कड़क आवाज में सिपाही चिल्लाने लगे। उसकी कोई भी बात नहीं सुनी हिंदवी स्वराज्य का, पर उसे तो हिंदवी स्वराज्य के मान को बचाना था। हिंदवी स्वराज्य का मान शिवाजी महाराज की उससे जान बचानी थी, जिसने अब तक कई औरतों की इज्जत बचाई थी। स्वराज्य का जो मान था, उसने उनके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को शिवाजी महाराज को उसे बताना था। उनकी जान उसे बचानी थी। गोंदू को खुद की भी सुध नहीं थी, ना उसे खुद की परवाह थी। सुरंग के छोटे रास्ते से जाते समय उसके शरीर पूरा छिल गया था। उसके शरीर पर जख्म हो गए थे और उसकी साड़ी भी जगह जगह से फट गई थी। उसका शरीर पूरा जख्मी हो गया था, पर उसे खुद की कोई फिक्र नहीं थी। वो बार बार सिपाहियों के हाथ पैर पकड़कर विनती कर रही थी, मुझे महाराज से मिलने दो, उनकी जान खतरे में है। तभी वहां एक घोड़ों के टापों की जोरदार आवाज सुनाई देने लगी। सरजा नाम का ऊंचा पीठ का आसमानी रंग का घोड़े पर एक अति सुंदर रूपवान राजकुमार, फीका गुलाबी, चौड़ा चेहरा, सुनहरा रंग, चौड़ा माथा ऐसा था। गले में मोतियों की माला, गरुड़ जैसा धारदार उसका नाक था। काली गड़द उसकी आंखें थी। वो पूरा एकत्रित एक रूपवान राजकुमार था। इतना रूपवान था कि वो एक ही नजर में किसी का भी मन मोह ले, इतना सुंदर वो राजकुमार था। रेशमी बाल, हल्की दाढ़ी और हल्के मूछे, कंधे पर लटकने वाले उसके रेशमी बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। रेशमी बाल उसकी सुंदरता और बढ़ा रहे थे। उम्दा वीर घोड़ा लेकर वहां आ पहुंचा। शंभू राजा ऐसी आवाज आने लगी। उसके साथ ही जोतोजी, कवि कलश और जगदेव राव ऐसे उम्दे उनके सहकारी भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ महार जाति का रायबानाक
उनके साथ चला आ रहा था। युवराज को लगा होली का त्योहार होने की वजह से किले पर गर्दी है। गोंदू पहरेदारों से कह रही थी महाराज के जान को खतरा है। युवराज ने वो सुन लिया। युवराज आगे बढ़े। आगे बढ़कर देखा तो फटे हुए कपड़े विचलित परिस्थिति में खड़ी हुई गोंदू पर शंभू राजा की एक नज़र पड़ी। शंभू राजा संभाजी महाराज। देखते ही देखते गोंदू संभाजी महाराज को देखते ही गोंदू दौड़कर युवराज के पास गई। युवराज युवराज कहकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी महाराज के जान को खतरा है, महाराज के जान को खतरा है। शंभू राजा ने धीरे से ज्योतिषी जी और रायप्पा से कहा इन सब के सामने बात नहीं करनी चाहिए, चलो इसे लो। तुरंत घोड़े अंदर की ओर लिए। उनके सहकारी भी उनके पीछे गोंदू को लेकर चलने लगे। शंभू राजा निजी तरीके से पूछताछ की गोंदू से। गोंदू ने अपनी पति की और ससुर की पाप की कहानी सुनाई। शंभू राजा को उसकी बात में सच्चाई महसूस हुई। सबकी गड़बड़ सुनकर येसुबाई संभाजी महाराज की पत्नी धर्म सबकी गड़बड़ सुनकर येसुबाई भी वहां पर आई। येसुबाई संभाजी राजा की पत्नी धर्मपत्नी। कविराज बोले मुझे अब पक्का विश्वास हो गया कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मुझे जो महसूस हो रहा था वो सच था। होशियारी से हम पहले से ही होशियार हो गए। अच्छा हुआ सब सिपाहियों की जांच करें। तब कविराज बोले सब कुछ ठीक है, अब किसी को कोई भी खतरा नहीं है, अखंड होशियार रहने की ज़रूरत है। और आदेश दिया उन पिता पुत्रों को दोनों को बंदी बनाए गांव के बाहर सिपाहियों को भेजा दिया। तभी युवराज के सहकारी काम पर लगे। बहुत ज़्यादा डरी हुई कांपती हुई गोंदू पर युवराज की एक नज़र पड़ी। उनकी पत्नी युवराज ने उनकी पत्नी से कहा इसे लेकर जाओ और इसे अच्छे कपड़े दो पहनने के लिए। आज स्वराज्य पर आने वाला एक बड़ा संकट इसकी वजह से टल गया है। इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसे सुरक्षा दो। इस तरीके से दिन भी पूरी तरीके से उग गया था। अब प्रकाश फैल गया था। होली का त्योहार होने की वजह से ढोल ताशे बजने लगे थे। रंगोली सज गई थी। फूलों से सारा किला सज गया था। शिवाजी महाराज के किले को जैसे बाहर ही आ गई थी। इतने में ही बहुत घबराए हुए हालत में त्र्यंबक राव और निवास राव वहां आ पहुंचे। गोंदू अगर महाराज से मिल गई होगी तो हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी। वो सिपाहियों के पास आकर दबी आवाज में पूछने लगे एक लड़की केसरी रंग की साड़ी पहने हुए क्या यहाँ आई थी? सिपाही बोला हाँ, शंभू राजा के साथ अभी वो यहाँ से गई है। ये बात सुनकर वो थोड़े से पागल से हो गए, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब खुद की गलती दिखाई ना दे इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज की बदनामी करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कहने लगे संभाजी राजा ने हमारी गरीब घर की इज्जत का अपहरण किया है, हमारी बहू का अपहरण किया है, उसे भगा कर ले गए हैं। संभाजी राजा वो रोने लगे, चीखने लगे। बस हर एक से वो इतना ही कहते थे। वो संभाजी महाराज पर बदनामी का कीचड़ फेंक रहे थे। वहां जमा हुए युवराज ने गरीबों की बहू को भगाया है। उसका बेटा कहने लगा अब मैं बिना पत्नी के कैसे रहूं, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊं अब मैं। ऐसा कहने लगे। सब लोग सोचने लगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे पर संभाजी पर यह कौन है जो बदनामी का कीचड़ फेंक रहा है। भवन के सामने गर्दी जमा हो गई थी। कल राजा गद्दी पर बैठने वाला है। वो ही ऐसा अन्याय करेगा तो न्याय के घर में ही अन्याय होगा तो जनता कहाँ जाएगी, गरीब जनता का क्या होगा। अगर युवराज की नज़र हमारी बहू बेटी पर पड़ेगी तो हमारी बेटियों का भी बहू बेटियों का भी यही हाल होगा।
एक व्यक्ति ने त्र्यंबकराव निवासराव से पूछा, तेरे पास क्या सबूत है? युवराज ने तेरी बहू बहू को भगाया है तो उसने कहा, जाओ किले का दरवाजा खोलकर देखो, अंदर उसे रखा है। त्र्यंबकराव निवासराव जोरों जोरों से रोने लगे, चीखने लगे। तभी गर्दी के बीच एक खास पालकी आकर रुकी। पालकी से एक न्यायाधीश उतरा, प्रहलाद निराजी। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला व्यक्ति था। उसने घटित घटना की खबर शिवाजी महाराज को सुनाई। घटना की खबर पता चलते ही शिवाजी महाराज का फोटो नीराजी वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में समर्थ था। उसने घटित घटना की खबर शिवाजी महाराज को सुनाई। खबर का पता चलते ही शिवाजी महाराज ने संभाजी युवराज को अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। उस बैठक के सामने त्र्यंबकराव निवासराव गाय जैसे गरीब बनकर बैठे थे। वो दोनों बहुत गरीब रहने का और बनने का दिखावा कर रहे थे, जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस तरीके से वो दिखावा कर रहे थे, हो गया है ऐसे दोनों दिखावा कर रहे थे। तभी इतने में ही धीमी पर शानदार तरीके से संभाजी युवराज वहां पर दाखिल हुए। अत्यंत मोहक रूप संभाजी, किसी का भी मन मोह लेने वाला रूप। शिवाजी महाराज और संभाजी की नज़र मिली। बाप बेटे दोनों का आमना सामना हुआ। जैसे चांद और सूरज आमने सामने आ गए हो, ऐसे उन दोनों बाप बेटों का सामना था। पर शिवाजी महाराज की नज़र में अपने लिए गुस्सा देखकर संभाजी युवराज ने अपनी नज़र नीचे की पर लगे इस आरोप की वजह से वहां का वातावरण तनाव युक्त हो गया था। संभाजी राजा के दोस्त भी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। संभाजी राजा के पीछे पीछे उनकी पत्नी येसूबाई, संभाजी राजा की पत्नी उनके पीछे पीछे दिखाई दी। बैठक में हाजिर हुई। उनके पीछे गोंदू भी स्वच्छ साफ साड़ी पहने हुए महाराज को दिखाई दिए। शिवाजी महाराज को ये बात समझने में देर न लगी कि ये वही अनजानी लड़की है जिसका अपहरण का आरोप संभाजी पर लगा है। पर उसके साथ ही येसूबाई की उपस्थिति वातावरण को ज़्यादा ही पेचीदा बना रही थी। महाराज ने येसूबाई से सवाल किया, बहुरानी, यहाँ पर आपका आने का क्या प्रयोजन है? येसूबाई कहना चाहती थी कि कहने का प्रयत्न किया, पर वो कुछ कह ना पाई। येसूबाई से कहा, संभाजी महाराज ने आपको अंधेरे में रखा है, आपसे कुछ बातें छुपाई है। युवराज ने आपको धोखा दिया है। अपनी गलतियां छुपाने में वो सफल भी हो चुके हैं। पर याद रखो, मैं एक पिता बनकर उसकी गलतियां माफ कर सकता हूं, पर एक राजा बनकर उसकी गलतियां मैं माफ नहीं कर सकता। महाराज की आवाज गूंज रही थी। उस पूरी बैठक सभा में शिवाजी महाराज की आवाज गूंज रही थी। येसूबाई एक भी शब्द कह ना पाई। न्यायाधीश नीराजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में गोंदू के ससुर त्र्यंबकराव ने उसकी पगड़ी शिवाजी महाराज के पैरों पर रख दी और कहने लगा, दुखी सुर में वो चीखने लगा, रोने लगा, कहने लगा, मुझ गरीब की इज्जत, मेरी बहू मुझे वापस कर दो। आप तो मुसलमानों की बहू बेटी को बड़ी सम्मान से वापस भेजा करते थे। इस दरबार में मैंने बहुत ही अच्छे दिन देखे हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। शिवाजी महाराज को अब शर्मिंदा महसूस होने लगा और संभाजी युवराज की पत्नी येसूबाई की तरफ महाराज गुस्से से देखने लगे, क्योंकि इन सारी बातों का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था। उल्टा वो एक अभिमानी, तेजस्वी और शांत चित्त की लग रही थी। शिवाजी महाराज के सवाल पर येसूबाई ने एक सवाल किया, आपके पास क्या सबूत है कि संभाजी राजा ने किसी की औरत की इज्जत खराब की है?
बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगाने का किसी को भी कोई हक नहीं है। तभी शिवाजी महाराज बोले, बहू रानी, आपकी आंखों पर संभाजी के प्यार का पर्दा पड़ चुका है, इसलिए आप उसकी सच्चाई नहीं देख पा रही है। तभी गोंदू आगे आई और वो शिवाजी महाराज के पैरों पर गिरकर रोने लगी, कहने लगी, महाराज, ये सब कुछ झूठ है। जो कुछ भी आरोप संभाजी राजा पर लगाए गए हैं, ये सब कुछ झूठ है। ये दोनों बाप बेटे, मेरा ससुर और मेरा पति, ये दोनों आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। होली के त्यौहार के निमित्त से ये आपको जान से मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये गर्दी में घुसकर आपकी जान लेना चाहते थे, आप पर हमला करना चाहते थे। गोंदू के ये कहते ही वहाँ के सब लोग उस पर हंसने लगे। उसके बाद का किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहने लगे, इतने सारे लोगों के बीच, इतनी सारी बड़ी सुरक्षा के बीच शिवाजी महाराज पर हमला करने का कोई भी साहस नहीं करेगा। तभी संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज से बोले, अगर आपको ऐसा लगता है हम गुनहगार हैं और किसी भी सबूत बगैर हम पर आरोप लगाया गुनहगार हमें ठहराना अन्याय होगा। निष्पाप गोंदू सामने आई और वो मूर्ख साबित हो गई। अगर आपको लगता है कि हम गुनहगार है तो आदेश देकर सच की जांच करे। आज सच की जांच करे तो तोपों से आतिशबाजी बरसने वाली थी या सच के आग के गोले बरसने वाले थे। सिर्फ मान लेने से ही या कह लेने से ही गुनहगार बनता नहीं है। गुनहगार को गुनहगार साबित करने किसी को भी गुनहगार साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। इतने में मुल्ला हैदर वहाँ पर आ पहुँचे। शिवाजी महाराज को उन पर बहुत भरोसा था, उनकी न्याय बुद्धि पर यकीन था। बड़ी आशा से उनकी ओर संभाजी महाराज देखने लगे। मुल्ला हैदर ने महाराज से कहा, आपके आदेश पर मैंने तोपों की जांच की। तोपों में जो बारूद था वो आतिशबाजी की दारू नहीं थी। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। हिंदवी स्वराज में घातपात की घटना सबको चिंतित करने वाली थी। मुल्ला हैदर ने सब कुछ बताया। उसी दोपहर संशयित 6-7 जनों को उस दोपहर 6-7 लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, पर वो लोग वहां से भाग गए। अब तक जांच जारी है। शिवाजी महाराज का गुस्सा भी अब गायब हो गया था, चिंता भी कम हो गई थी। पिता का प्यार अब संभाजी राजा के लिए दिखाई देने लगा था। असली गुनहगारों के सबूत सब कुछ साबित होने लगे थे। इस वजह से गोंदू का ससुर पति अब उनके पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। वो बस त करने लगे थे। महाराज के आदेश पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। गोंदू अब ससुराल भी नहीं जाना चाहती थी, ना मायका जाना चाहती थी। उसने मायका और ससुराल दोनों ही जगह जाने से इनकार किया। गोंदू ने येसुबाई के गले मिलकर येसुबाई से कहा, युवरानी, मुझे आपकी दासी बना लो, मैं आपके साथ रहूंगी। येसुबाई ने ये स्वीकारा। संभाजी युवराज को अब सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने शिवाजी महाराज से बोले, आबा साहेब, माफ़ करिए, पर ये जो कुछ भी हुआ मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। आजकल हमारे लिए महाराज ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तब शिवाजी महाराज के दिल में संभाजी राजा के लिए प्यार उमड़ने लगा। वो बोले, इतना दिल पर मत लो। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।